नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए 40 बेहतरीन जीके जीएस के प्रश्नों की जो सीरीज चला रहे हैं हम, उसका भाग 9 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज क्या हमारा जो जीके जीएस का सीरीज है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विडाल परीक्षण जो है किस रोग की जांच के लिए किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड की। आप याद कर लीजिएगा, टाइफाइड रोग की पहचान के लिए, जांच के लिए जो है विडाल परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइफाइड की पहचान के लिए। मानव शरीर में जो पित्त रस है उसका संग्रहण कौन करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद कर लीजिएगा, मानव शरीर में जो पित्त रस होता है इसका जो संग्रहण है यह पित्ताशय में होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पित्ताशय में जो है इसका संग्रहण होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि पित्त रस का स्राव किस अंग के द्वारा होता है। कई बार मैंने आपको प्रीवियस के क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। आपको बताना है कि जो पित्त रस का स्राव होता है वह किसके द्वारा, किस अंग के द्वारा किया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। यूरिया का जो उत्पादन है मानव शरीर का कौन सा अंग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, यानी कि यकृत जो है यूरिया का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो यकृत है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है उसका क्या नाम है? तो लीवर ही है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। बेहतरीन प्रश्न है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायमंड, यानी कि हीरा के। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि वह मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्पोपो नदी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि ये मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। वहीं कांगो नदी की बात करें, कांगो नदी को हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जायरे नदी भी कहते हैं, कांगो नदी को। तो यह जो नदी है यह विषुवत रेखा से 2 बार गुजरती है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दोनों नदियों के बारे में आपको याद रखना है। दोनों ही नदियां आपकी अफ्रीका की नदियां हैं। तो लिम्पोपो नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और जो आपकी कांगो या जायरे नदी है, कांगो का अन्य नाम जायरे भी है। तो ये कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो लिम्पोपो नदी हो जाएगी। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नई राजधानी का क्या नाम रखा था। तो आप याद कर लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की नई राजधानी बनी थी देवगिरी। तो स्टार्टिंग में इसका नाम तो देवगिरी ही था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। आगे चलकर इसका जो नाम था बदलकर दौलताबाद कर दिया गया था। 7वां प्रश्न आपके सामने है, सुपरसोनिक जो विमान होते हैं यह किस मंडल को हानि पहुंचाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सुपरसोनिक विमान होते हैं ये हमारे ओजोन परत को, ओजोन मंडल को जो है हानि पहुंचाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का जो उपयोग है यह किया जाता है यकृत, यानी कि लीवर के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है लीवर ग्लूकोज का उपयोग करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी खोज की गई थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हेनरी बेकुरल ने इसकी खोज की थी।
युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स इसको बोलते हैं, तो इसका जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन किया गया था मेंडले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडल ने जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है प्रतिपादित किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कीट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आप याद कर लीजिएगा, जितने भी कीट्स होते हैं ये आर्थोपेडा संघ से संबंधित होते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थोपेडा संघ से रिलेटेड होते हैं कीट। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वा शहर जो है किससे जुड़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद कर लीजिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वा शहर हैं और ये जुड़े हुए हैं किससे? तो हुसैन सागर झील से। आप याद कर लीजिएगा, यह तेलंगाना की एक झील है फेमस, हुसैन सागर झील। इन्हीं दोनों से जो है ये जुड़े हुए हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, हुसैन सागर झील से। तथा जो हैदराबाद सिटी है, हैदराबाद शहर है, यह किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बैलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? बैलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो जगह है आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ राज्य में, और यह जो है अपने लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, जो बैलाडीला के खाने हैं ये लौह अयस्क के लिए फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, और ये कहाँ पर मिलेंगी? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेंगी। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, लोकेशन कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? यहाँ पे पूछा जा रहा है सदिश राशि के बारे में, उसकी पहचान आपको करनी है। तो आप याद कर लीजिएगा, मैं इसकी डिफरेंशियल बता दे रहा हूँ सदिश राशियों की। सदिश राशियाँ होती कौन कौन सी हैं? सदिश राशियों में जो है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसमें परिमाण भी होता है, परिमाण भी होता है इनमें, और दिशा भी होती है, यानी कि दोनों चीज़ ही आपको देखने को मिलेंगी सदिश राशियों में। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें से सदिश राशि कौन सी है? आपका वेग हो जाएगा। वेग जो है सदिश राशि का एग्जाम्पल है। वेग के अलावा त्वरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ये सभी आपके सदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। बाकी आपका द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, ये तीनों आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो लास्ट के तीनों ऑप्शन आपके अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। अदिश राशियों की खास बात क्या है? तो अदिश राशि में केवल जो है परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। अदिश राशि की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। लेकिन सदिश राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो अदिश राशि का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, लंबाई हो गया, चाल हो गई, विद्युत धारा हो गई। तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? तो अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। वहीं सदिश राशि का एग्जाम्पल हो जाएगा वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 15वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसका सबसे बड़ा नदी मुहाना है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसका जो है नदी मुहाना सबसे बड़ा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी का मुहाना जो है यह सबसे बड़ा नदी मुहाना है दिए गए ऑप्शंस में से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में जो है आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी का मुहाना। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तलवंडी नामक स्थान का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो तलवंडी नामक स्थान है इसका संबंध किस व्यक्ति से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव से संबंधित यह स्थान है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। तथा तलवंडी यह स्थान आपको मिलेगा पाकिस्तान में। तो यहीं पे जो है जन्म हुआ था किसका? तो गुरु नानक देव का। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिए, गुरु नानक देव का जो जन्म था तलवंडी में हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तथा 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में जो है सिख संप्रदाय की स्थापना जो है गुरु नानक देव के द्वारा ही करी गई थी। तथा जो निःशुल्क भोजन है, गुरु का लंगर, जो लंगर आप जाके खाते हैं गुरुद्वारों में, उसकी जो शुरुआत है इन्हीं के द्वारा गुरु नानक साहब के द्वारा ही करी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा जो गुरु नानक देव थे ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, बाबर और हुमायूं के ये समकालीन थे और इनका जन्म जो है
तलवंडी नामक स्थान में हुआ था जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था 1965 का, तो उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये फैक्ट आपको याद रखना है। डॉक्टर, यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिया गया है, यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। तो डॉक्टर जो एस राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन जो थे, ये भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये जो है 1962 से लेके 1967 तक, 1962 से लेके 1967 तक जो है भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तथा एस राधाकृष्णन जो है हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे कौन थे, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो आगे चलकर जो है बनते हैं भारत के राष्ट्रपति भी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे 1952 से लेके ये जो है 1962 तक, यानी कि ये 2 टर्म में रहे थे राष्ट्रपति। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। 1952 से लेके 1962 तक, यानी कि इनका कार्यकाल जो है दो बार हुआ था। पहली बार के लिए 1952 से लेके जो है 1957 तक, फिर 1957 से लेके 1962 तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। फिर इनके बाद बनते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से लेके 1967 तक, तथा इन्हीं के समय ही जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवरत्न जो है किसके शासनकाल से संबंधित है? तो आप याद कर लीजिएगा, नवरत्न जो है संबंधित थे और किसके शासनकाल से? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकबर के शासनकाल से। तो अकबर के शासनकाल से रिलेटेड थे नवरत्न। ये 9 महान व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार से रिलेटेड थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का जो आयोजन था निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, 1919 में ही आया था आपका रॉलेट एक्ट, और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है सत्याग्रह सभा का जो आयोजन था यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसी रॉलेट एक्ट को ही जो है हम बिना वकील का, बिना दलील का और बिना अपील का कानून भी कहते हैं। तो इसको जो है उस समय काला कानून कहा गया था, क्योंकि इसमें बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को जेल में बंद किया जा रहा था, जिसका भारी मात्रा में विरोध किया गया था। तो इसी के विरोध में ही जो सत्याग्रह सभा थी उसका जो आयोजन था महात्मा गांधी ने किया था 1919 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से क्या एक पॉलीएमाइड कहलाता है? इसमें से पॉलीएमाइड क्या कहलाएगा आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नायलॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नायलॉन जो है यह एक पॉलीएमाइड है। तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का क्या नाम था? तो मानव बलि प्रथा का निषेध जब अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया था तो इसका जो है भारी मात्रा में विरोध किया गया था, विद्रोह किया गया था खोंड जनजाति के द्वारा। तो आप याद कर लीजिएगा, जब अंग्रेजों ने मानव बलि प्रथा का निषेध किया तो इसके विरुद्ध में जो विद्रोह है वह करने वाली जनजाति थी खोंड। तो ऑप्शन बी आपको याद रखना है। बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक हमको दिखाई पड़ती है, आपने देखा होगा। बादल की गर्जन हमको बाद में सुनाई पड़ती है, पहले जो है बिजली की चमक हमको दिखाई पड़ती है। तो इसका मेन कारण क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मेन कारण होता है कि जो प्रकाश की गति होती है वह जो है ध्वनि से अधिक होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि प्रकाश का जो वेग होता है वह ध्वनि से अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। 23वां प्रश्न आपके सामने है,
रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था 1772 में, और इसके प्रावधानों के अंतर्गत बिहार में जो एक प्रांतीय सभा थी इसका जो गठन था किया गया था 1774 में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 1774 में। हेप्टिन्स क्या हैं? हेप्टिन्स इसमें से क्या होते हैं? तो हेप्टिन्स जो है एक प्रतिरक्षी होते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, हेप्टिन्स जो है प्रतिरक्षी होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस कारण से होती है? तो भारत का जो पश्चिमी समुद्र तट है यहाँ पे वर्षा का मेन कारण क्या होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, इसका मेन कारण होता है दक्षिण पश्चिम का मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो है वर्षा होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून। मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद की यहाँ पे बात हो रही है कि मंत्रिपरिषद किनसे मिलकर बनती है। तो आप याद कर लीजिएगा, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है, तंजानिया के तट के पास समुद्र में कौन सा द्वीप अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेशेल्स। आप याद कर लीजिएगा, यह जो द्वीप है यह हिंद महासागर में स्थित है, और यह जो है तंजानिया के पास में भी है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सागर की भी नाम आप याद कर लीजिए, हिंद महासागर। हिंद महासागर में अवस्थित यह एक द्वीप है जो अफ्रीका के तंजानिया के पास में है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसका नाम है सेशेल्स। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी जो टीला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको जो है स्तूप कहा जाता है। आप याद कर लीजिएगा, इसको जो है स्तूप कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है, स्तूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विक्टोरिया निम्न में से किसकी राजधानी है? विक्टोरिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्टोरिया जो है सेशेल्स की राजधानी है। अभी सेशेल्स के बारे में हमने बात की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तथा यह हिंद महासागर में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, हिंद महासागर में इसकी लोकेशन है, और यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश तंजानिया के पास में भी है, और इसकी राजधानी हो जाएगी विक्टोरिया। सेशेल्स की यहाँ पे बात हो रही है। अफ्रीकी देश तंजानिया की राजधानी क्या है? तो जो अफ्रीकी देश तंजानिया है इसकी राजधानी हो जाएगी डोडोमा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी मोगादिशु किसकी राजधानी है? तो सोमालिया की हो जाएगी मोगादिशु। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे चारों ही राजधानियाँ किसकी हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। तो सोमालिया की मोगादिशु, तंजानिया के डोडोमा, नाइजीरिया की अबूजा और दक्षिण सूडान की साउथ सूडान की आपकी जूबा हो जाएगी। सभी ये चारों देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के ही देश हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना, इनकी राजधानियाँ आपको क्लियर कर लेनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को जो है फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, खुदीराम बोस को जो है फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को, यानी कि आपका ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, 11 अगस्त 1908 को। तथा सबसे कम उम्र में फांसी पर जो है चढ़ने वाले ये शहीद थे खुदीराम बोस। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा इनके बारे में। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले शहीद थे खुदीराम बोस। इनको जो है फांसी की सज़ा मुजफ्फरपुर बम कांड में दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। पानी के खारापन का मेन कारण क्या है? यानी कि जो पानी में खारापन होता है, जो इसकी अस्थाई कठोरता होती है, अस्थाई कठोरता, तो इसमें किसके लवण घुले होते हैं जिसके कारण जो है पानी में अस्थाई कठोरता देखने को मिलती है? तो आप याद कर लीजिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के घुले होने के कारण जो है पानी में खारापन होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम और
मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं पानी में, जिस कारण से पानी में जो है खारापन होता है। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। कॉफ़ी में आपको पता होगा जो फेमस उत्तेजक है वह कैफीन पाया जाता है, लेकिन चाय में कौन सा उत्तेजक पाया जाता है आपको बताना है। तो जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनमें कौन सा उत्तेजक पाया जाता है? तो थीन है, आप याद कर लीजिएगा। चाय की पत्तियों में जो है थीन नामक उत्तेजक पाया जाता है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन नामक उत्तेजक पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं। इन 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो पहला कथन क्या दिया गया है? रक्त जो है अम्लीय होता है। नहीं, पहला ही कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। रक्त अम्लीय नहीं होता, बल्कि रक्त जो है हल्का सा क्षारीय होता है। ये फैक्ट आपको क्लियर कर लेना है। रक्त जो है हल्का सा क्षारीय होता है। तो पहला ही कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। दूसरा कथन क्या है? पित्त रस का जो स्राव होता है यकृत द्वारा होता है। दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तीसरा कथन क्या है? अमाशयी जो रस होता है, अमाशय में हमारा जो रस होता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बना हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड होता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, यानी कि जो अमाशयी रस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसके बाद पित्त रस जो है आपका क्षारीय होता है, तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। पित्त रस भी आपका क्षारीय होता है, रक्त भी आपका क्षारीय होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से पहला वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। रक्त जो है हमारा क्षारीय होता है, तो ये फैक्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था किस कला का? तो आप याद कर लीजिएगा, जो तक्षशिला था यह एक गांधार कला का फेमस स्थल था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधार कला का। 37वां प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना का संबंध रोलिंग योजना से है, रोलिंग प्लान से है, आपको बताना है। रोलिंग प्लान को हम अनवरत योजना के नाम से भी जानते हैं। अनवरत योजना भी रोलिंग प्लान को कहा जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी थी इमरजेंसी के बाद, जब 1975 में जो है इमरजेंसी लगाई गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा उस समय, तब यह जो इमरजेंसी थी लगभग 2 वर्षों तक यानी कि 1977 तक चली थी। तो फिर जब यह इमरजेंसी ख़त्म होती तो पुनः चुनाव होते हैं और 1978 में एक नई पार्टी शासन में आती है और कांग्रेस चुनाव हार जाती है। तो नई पार्टी कौन शासन में आती है कांग्रेस के बाद? तो जनता पार्टी जो है शासन में आती है और इसी जनता पार्टी के द्वारा ही यह कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाता है रोलिंग प्लान का, अनवरत योजना का। तो किस योजना से रिलेटेड यह रोलिंग प्लान था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान जो इसको स्टार्ट किया गया था जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और मैंने यहाँ पर लिखी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो अनवरत योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं, यह जो 1978 से 80 तक चली थी और छठी पंचवर्षीय योजना का यह प्रथम चरण था। यह जो है गुन्नार मिर्डाल मॉडल पर आधारित थी। तो यह फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पुनः 1980 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है दोबारा से, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया जाता है और दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया जाता है 1980 से लेकर 85 तक। तो ये क्लियर कर लेना है आपको फैक्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो परमाणु बम था उसका मेकर कौन है? तो आप याद कर लीजिएगा, परमाणु बम को बनाया गया था जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न आपके सामने है, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? एयर इंडिया का जो नेशनलाइजेशन है, जो राष्ट्रीयकरण है, किस वर्ष में किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में। ऑप्शन डी आपका सही है। लास्ट प्रश्न आज के सेशन का है, काकतीय वंश की राजधानी आपसे पूछे गए कि कौन सी है? काकतीय वंश, तो काकतीय वंश की राजधानी आपकी हो जाएगी वारंगल। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, वारंगल। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से टोटल 40 बेहतरीन जीके जीएस के प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।